भारत एक ऐसा देश जहां कहते हैं कि हर कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी। मतलब भाषा, खाना पीना, संस्कृति सब कुछ थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाता है। पर कभी सोचा है कि इतनी सारी अलग अलग पहचानों के बावजूद हम सब एक देश के तौर पर कैसे जुड़े हुए हैं? इसका जवाब मिलता है हमारे संविधान में, और खास तौर पर आर्टिकल 29 और 30 में। तो चलिए समझते हैं कि ये दो आर्टिकल्स भारत की सांस्कृतिक आत्मा की रक्षा कैसे करते हैं। जरा सोचिए, उत्तर में कश्मीरी शॉल की गर्माहट है तो दक्षिण में कांचीपुरम सिल्क की चमक, पूरब में बिहू का जोश भरा डांस है तो पश्चिम में गरबा की धूम। भारत सच में अनगिनत संस्कृतियों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है, और यही तो हमारी खासियत है ना? लेकिन इतनी सारी अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़कर क्या रखता है? वो ताकत है हमारा संविधान। ये सिर्फ कोई कानून की किताब नहीं है, ये एक ऐसा वादा है जो ये पक्का करता है कि हर समुदाय, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपनी पहचान को बचाकर रख सके और गर्व से कह सके कि हम भारतीय हैं। तो सवाल ये है कि ये बैलेंस बनता कैसे है? संविधान ये कैसे पक्का करता है कि किसी बड़े समुदाय के बीच किसी छोटे समुदाय की आवाज गुम ना हो जाए? इसी का जवाब छिपा है आर्टिकल 29 और 30 में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 29 की। इसको एक ऐसे कवच की तरह समझिए जो हर भारतीय नागरिक की सांस्कृतिक पहचान की हिफाजत करता है, फिर चाहे वो किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। तो ये आर्टिकल कहता क्या है? बिल्कुल साफ साफ कि भारत में रहने वाले किसी भी ग्रुप को, जिनकी अपनी एक अलग भाषा है, अपनी कोई अलग लिपि है या फिर अपनी कोई संस्कृति है, तो उन्हें उसे बचाने और संजोने का पूरा हक है। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शन है। देखिए, आर्टिकल 29 के दो हिस्से हैं, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह। एक तरफ ये अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है और दूसरी तरफ ये पक्का करता है कि तालीम यानी एजुकेशन के दरवाजे सबके लिए बराबर खुले हों। चलिए इन दोनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ किताबों में लिखा हुआ कोई हक नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता है। जब कोई तमिल बच्चा अपनी माँ बोली में कविता पढ़ता है या कोई संथाल गांव अपना पारंपरिक त्योहार मनाता है, तो असल में हम आर्टिकल 29(1) को ही काम करते हुए देख रहे होते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, यानी आर्टिकल 29(2), और ये है बराबरी के बारे में। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी सरकारी या सरकार से मदद पाने वाला स्कूल या कॉलेज किसी स्टूडेंट को ये कहकर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता कि आप किसी दूसरे धर्म के हैं या आपकी जाति अलग है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे समझना चाहिए। ये जो अधिकार है ना, ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, ये हर एक भारतीय नागरिक के लिए है। ये पक्का करता है कि शिक्षा का अधिकार जन्म से मिलता है, किसी धर्म या जाति को देखकर नहीं। अच्छा, अब चलते हैं आर्टिकल 30 पर। अगर आर्टिकल 29 एक ऐसा छाता है जो सबको बारिश से बचाता है, तो आर्टिकल 30 एक खास छाता है जो अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कम्युनिटीज को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि संविधान दो तरह की माइनॉरिटीज को पहचानता है। एक जो धर्म के आधार पर है, जैसे कि ईसाई, मुस्लिम या सिख, और दूसरे वो जो भाषा के आधार पर हैं, यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो आर्टिकल 30 करता क्या है? ये माइनॉरिटीज को ये अधिकार देता है कि वो अपनी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपने खुद के स्कूल और कॉलेज खोल सकें और उन्हें चला सकें। ये एक तरह से उनकी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की गारंटी है। और बात सिर्फ स्कूल खोलने तक ही नहीं है, ये आर्टिकल ये भी पक्का करता है कि सरकार इन इंस्टीट्यूशंस की ज़मीन या प्रॉपर्टी को बिना सही मुआवजे के नहीं ले सकती, और अगर सरकार कोई मदद दे रही है तो उसमें इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके उदाहरण हमें पूरे देश में देखने को मिलते हैं। मशहूर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों से लेकर इस्लामी मदरसों तक और सिख खालसा कॉलेजों तक, ये सभी संस्थान आर्टिकल 30 की ही देन हैं। तो ठीक है, अब हमने दोनों आर्टिकल्स को अलग अलग समझ लिया है, पर किसी भी तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए चलिए अब इनकी सीधी सीधी तुलना करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक दूसरे से अलग कहाँ हैं। तो सबसे बड़ा और बुनियादी फ़र्क क्या है? एक लाइन में कहें तो आर्टिकल 29 सबके लिए है, जबकि आर्टिकल 30 खास तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए है। चलिए इसको थोड़ा और साफ साफ देखते हैं।
ये स्लाइड पूरी कहानी एकदम साफ कर देती है। आर्टिकल 29 का दायरा बड़ा है। ये हर नागरिक की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करता है और सरकारी संस्थानों में एडमिशन में बराबरी की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 30 का फोकस बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने और चलाने का अधिकार देता है और सरकारी मदद में बराबरी सुनिश्चित करता है। तो ठीक है, ये सारी बातें थ्योरी में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असल दुनिया में इनका मतलब क्या है? हमारी जिंदगी पर इन अधिकारों का क्या असर पड़ता है? इसका जवाब हमें दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे बड़े-बड़े संस्थानों में मिलता है। ये सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है, ये भारत की विविधता और सहनशीलता के जीते जागते सबूत हैं, जो इन्हीं संवैधानिक अधिकारों की वजह से आज खड़े हैं। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 29 और 30 सिर्फ कानून के कुछ पन्ने नहीं हैं, ये भारत की उस सोच का सबूत है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी दुनिया एक परिवार है। ये हमारी विविधता में एकता की भावना की कानूनी आत्मा है। और जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा। क्या हम इन अधिकारों को सिर्फ संविधान की किताबों में रहने देंगे, या फिर हम इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में अपनाकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर आवाज को सुना जाए और हर पहचान को सम्मान मिले? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।